हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन बढ़िया से करते होंगे भाई, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर आज का रहेगा 9। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग का एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम लोग प्रश्नावली। ठीक है, 5.1। ठीक है भाई, तो आप लोग का एनसीईआरटी बुक से रहेगा। चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक का। देखिए भाई, प्रश्नावली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर का है निम्नलिखित कथनों में, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, कथनों मतलब कथन मतलब स्टेटमेंट्स कि भाई स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है ना, जो बात कही गई है सही या गलत है, जो बातें कही गई है दूसरे के द्वारा या कोई कहता है सही हो या फिर गलत हो, इसी को हम लोग बोलते हैं कथन या स्टेटमेंट बोलते हैं। एक आपको छोटी सी उदाहरण दे सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि आप जब अकाउंट आपका कोई भी अकाउंट होता है, जैसे कोई भी बैंक में, ठीक है ना, कोई भी बैंक में अकाउंट हो, तो आप एक बात सुने होंगे किसी के मुंह से या फिर अपने थ्रू से या फिर अपने द्वारा कुछ बातें आप बोले होंगे या फिर किए होंगे। कैसा बात आपको हम बताते हैं, कैसा बात कि भैया आप ना मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के लाइए। जब पैसा मतलब थोड़ा सा हम लोग को माइंड में डाउट होने लगता है कि पैसा गया कहाँ पे, या मान लेते हैं कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, कितना कब हुआ था नहीं हुआ था, ये सब पता करने के लिए हम लोग अकाउंट का स्टेटमेंट निकालते हैं। तो स्टेटमेंट निकालते एक तरह से इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ से आप रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, या जो बातें कही गई है सही या गलत है, तो इसी को हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, में से कौन से कथन स्टेटमेंट सत्य मतलब सत्य करेक्ट है मतलब सही है, और कौन से कथन मतलब स्टेटमेंट जो है असत्य है। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, मतलब फर्स्ट नंबर अपने फिर कह रहा क्या, अपने उत्तरों के कारण दीजिए, आपको रीजन के साथ दीजिए भाई, आपको रीजन के साथ आंसर बताना है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं हम लोग एक एक करके। एक पहला स्टेटमेंट हम लोग का मतलब पहला नंबर है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है क्या, बताइएगा आप। आपको हम पढ़ाए भाई क्या कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती है, जैसे मान लेते कोई बिंदु, हम मानते ए बिंदु क्या ए है, ठीक है ना, तो जो ए बिंदु है तो आप इसे ना अनगिनत रेखाएं गुजार सकती है। ठीक है ना, अनगिनत रेखाएं गुजार सकती है। अनगिनत का मतलब क्या है, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत गुजार सकती है, आप अनगिनत रेखाएं गुजार सकती है भाई। ठीक है ना, तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा क्या कहता है, गलत है भाई। क्या है, करेक्ट नहीं है क्या भाई, करेक्ट है क्या बताइए, नहीं, क्योंकि आप इससे इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। तो एक बिंदु यहाँ पे लिया हम लोग, क्या लिए, पॉइंट लिए भाई, क्या ए लिए, तो पॉइंट ए जो लिए है इससे बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है, बिंदु ए से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है। तो पहला का जो आंसर होगा भाई क्या होगा, असत्य हो गया। क्या भाई, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं या आपको हम फिगर के द्वारा दिखाए कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं मतलब अनगिनत रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं गुजार सकती है। बात को समझे कि नहीं समझे, कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु मान सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, क्या बिंदु मतलब पॉइंट को हम लोग कैपिटल अक्षर से मतलब बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो स्मॉल लेटर को हम लोग रेखाएं को सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसका यूज होता है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे कथन मतलब स्टेटमेंट पढ़ेगा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, नहीं, असत्य है मतलब गलत बात है। ठीक है, गलत कथन है भाई, तो हम लोग लिख दिए असत्य। दूसरा में चलिएगा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है, नहीं भैया। जैसे मान लेते दो भिन्न बिंदु, जैसे मान लेते पहला बिंदु P मानते हैं, दूसरा बिंदु Q मानते हैं। ठीक है ना, देखिए भाई आप क्या कीजिएगा ना, पहला नंबर के साथ पहला नंबर का आंसर लिखने के बाद इसका फिगर भी छाप लीजिएगा नीचे, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है ना, दो भिन्न बिंदु मानते हैं, दो भिन्न बिंदु क्या, P एंड Q। क्या भाई, दो भिन्न बिंदु मतलब डिफरेंट बिंदु जो है भाई क्या है, P एंड Q है। क्या भाई, P एंड Q है। ठीक है ना, दो भिन्न बिंदु P और Q है, तो कह रहा दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य रेखा है। असंख्य मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, तो असंख्य रेखा नहीं भैया, एक ही रेखा। अगर मान लीजिए किसी दो बिंदु बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा असंख्य रेखा नहीं, एक ही रेखा हो सकता है, एक ही रेखा दो बिंदु से होकर, देखिए एक ही रेखा आप गुजार सकते हैं। आप दूसरा रेखा गुजारने का कितना भी कोशिश कीजिएगा ना, दोनों बिंदु को दोनों बिंदु मतलब P और Q पॉइंट से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि एक ही रेखा गुजर सकती है, अन्यथा कोई रेखाएं गुजर नहीं सकती है। ठीक ना, एक ही केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो दूसरा हम लोग का जो स्टेटमेंट हुआ, दूसरा जो कथन हुआ, ये भी असत्य हुआ है,
ये भी करेक्टर नहीं है भैया, असत्य है। क्या भाई? असत्य है, मतलब समझ रहे, करेक्टर नहीं है हम लोग का, करेक्टर नहीं है। आप तीसरा देखिएगा, एक शांत रेखा जो है, अच्छा शांत रेखा को किसने कहा था? शांत रेखा किसने कहा था बताइए? तो रेखाखंड को शांत रेखा कहा था ना कोई, बताइए? यूक्लिड ने कहा था शांत रेखा। सबसे पहले किसने कहा था भाई? यूक्लिड ने कहा था शांत रेखा, ठीक ना। तो सेगमेंट जिसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड को ही शांत रेखा कहा था, यूक्लिड ने कहा था सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो यूक्लिड ने क्या 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 कहा था भैया? क्या कि एक शांत रेखा, मतलब एक रेखाखंड रेखा जो है ना, एक शांत रेखा, ठीक है, दोनों तरफ अनिश्चित, निश्चित, देखिए अ मतलब नहीं, निश्चित मतलब निश्चित नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई मतलब क्या कहते हैं, लिमिट नहीं है, कोई मतलब फिक्स चीजें नहीं है, ये समझे नहीं समझे, रूप से बढ़ाई जा सकती है। सही बात भैया, मतलब अनिश्चित मतलब क्या, आप कोई निश्चित नहीं, कोई फिक्स नहीं है, दोनों तरफ आप अनिश्चित दूरी तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। लेकिन कौन सा रेखा होनी चाहिए? शांत रेखा होनी चाहिए। कौन सा रेखा? शांत रेखा होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात को इसमें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा। और शांत रेखा को सबसे पहले किसने कहा था? शांत रेखा को शांत रेखा किसने कहा था? पहले नाम किसने दिया था? तो सबसे पहले नाम जो दिया था यूक्लिड ने दिया था। किसने भाई? यूक्लिड भैया ने दिया था हम लोग का, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, यूक्लिड भैया ने दिया था। तो तीसरा वाला जो होगा भाई, जैसे मान लेते शांत रेखा यहाँ पे ए है, इधर बी है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, दोनों तरफ अनिश्चित रूप से दूरी आप आगे बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, पीछे आगे जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा नंबर का जो आंसर होगा भैया, क्या होगा? आंसर जो होगा सत्य है। क्या? एक कथन जो है हम लोग का क्या है? करेक्ट है। क्या भाई? करेक्ट है, समझ रहे बात को ना, करेक्ट है, CORRECT, करेक्ट है। क्या? करेक्ट। इसमें लिखिएगा इनकरेक्ट, क्या लिखिए भाई? इनकरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आपको ना हम ना एक्चुअली क्वेश्चन ही कह रहा था कि आप समझाइए कि कैसे रीजन के साथ, कारण के साथ, आपको कारण के साथ दिए, तो आप मेरे उम्मीद से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट हम लोग का स्टेटमेंट है चौथा, यदि दो वृत्त जो है बराबर है, दो वृत्त मतलब सर्कल जो है भैया बराबर है, मतलब समान है, तो उनकी त्रिज्या क्या बराबर होती है? सही बात, ये गलत बात बताइएगा। तो देखिए, आपको हम दिखाते भाई, फिगर के द्वारा आपको समझाते। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग का एक वृत्त है, ठीक है। भाई वृत्त बढ़िया से नहीं बना भाई, देखिए मजाक नहीं उड़ाइएगा मेरा, ठीक है ना। तो जैसा बनता भाई बना देते हम, ठीक है ना। अभी छोटा बच्चा नहीं, सॉरी। देखिए भाई, आपको हम ना वृत्त के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। देखिए भाई, जैसे कि हम लोग मान लेते एक वृत्त है भैया हम लोग का, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त बनाते हैं हम लोग। क्या भाई? दूसरा वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए भाई ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए क्या ये दोनों क्या भाई आपस में बराबर है। मान लीजिए क्या, यदि दो वृत्त बराबर है, मान लीजिए क्या ये दोनों वृत्त जो है भाई, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा कुछ, मान लेते हैं यहाँ पे ए, इधर ओ है, इधर क्या मतलब ओ बी है, ठीक है ना। मान लेते क्या 5 है मीटर भाई, इधर भी 5 मीटर है, ठीक है ना। तो त्रिज्या बराबर होती है क्या? देखिए, आपको हम बताए थे भाई, क्या बताए थे कि अगर ना अगर भाई क्या वृत्त मतलब सर्कल अगर बराबर होता है तो त्रिज्या भी आपस में बराबर हो जाएगा। अगर सर्कल आपस में बराबर है, देखिए थोड़ा सा 19-20 लगता है भाई, लेकिन आप इसको मान लीजिएगा बराबर, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है, तो ये दोनों जब वृत्त बराबर है, ये दोनों वृत्त आपस में क्या भाई, आपस में ये दोनों क्या है बराबर है, आपस में क्या है इक्वल है। क्या भाई? इक्वल है आपस में। जब आपस में इक्वल होता है मतलब समान होता है, मतलब बराबर होता है ना, तो इसका वृत्त भी मतलब क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या भी, दोनों त्रिज्या जो होंगे OA जो है और OB जो होंगे ना बराबर होंगे। क्या होंगे भाई? बराबर। जैसे 5 मीटर माने तो 5 मीटर हो जाएंगे, दोनों होगा 5 मीटर, ठीक ना। पहला त्रिज्या और दूसरा, पहला वृत्त का त्रिज्या मतलब वृत्त पहला का त्रिज्या और वृत्त दूसरा का त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या जो होंगे मतलब रेडियस जो होंगे आपस में बराबर होंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इसका जो यहाँ, क्योंकि ये दोनों आपस में संपाती हो जाएंगे। क्या भाई? इन दोनों आपस में संपाती होंगे। आपको बताए थे कि जैसे मान लेते एक सिक्का है 2 रुपया वाला, दूसरा भी सिक्का 2 रुपया वाला और सेम साइज का, जब दोनों का आप मिलाइएगा मतलब समान हो जाएगा तो क्या होगा, आपस में संपाती बन जाएगा। इसी तरह से ये दोनों आपस में जब संपाती बन जाएगा, जब संपाती बनेगा तो आपस में संपाती जब बनेगा भैया, तो यहाँ पे दोनों का त्रिज्या जो पहला वृत्त और दूसरा वृत्त जो है, पहला वृत्त ठीक ना, वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं सर्कल, तो C1 इसको मान लीजिए, इसको C2 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो C1 और C2 आपस में यहाँ पे C1
C1 का क्या कहते हैं रेडियस, C1 का रेडियस जो होगा, C1 का रेडियस मतलब क्या होगा, त्रिज्या भाई होगा, और आपस में बराबर हो जाएंगे क्या, C2 का, क्या भाई C2 का रेडियस बराबर आपस में हो जाएंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में संपाती हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि समान क्वेश्चन ही मतलब क्या कहते हैं स्टेटमेंट ही कर रहा है, यदि दो वृत्त बराबर है तो ये दोनों वृत्त बराबर है तो यहाँ पे रेडियस भी आपस में जाहिर सी बात है बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला चौथा नंबर का जो स्टेटमेंट है भाई, जो कथन है हम लोग का, ठीक ना, ये क्या होगा, सत्य होगा, क्या भाई सत्य होगा, ठीक ना, सत्य होगा, लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं पांचवा नंबर, देखिएगा पांचवा स्टेटमेंट है हम लोग का आकृति, मतलब फिगर आपको दिया 5.9 में, देखिएगा यही फिगर है ए बी पी क्यू और एक्स वाई है। मैं यदि ए बी बराबर पी क्यू, देखिए भाई ए बी और ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर है, ठीक है। और फिर कह रहा पी क्यू बराबर एक्स वाई, क्या भाई पी क्यू बराबर एक्स वाई, देखिए भाई पी क्यू बराबर एक्स, ये दोनों भी आपस में क्या बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर होगा एक्स वाई। हाँ भैया सही बात है, आपको आप अगर याद करना चाहते हैं तो यूक्लिड क्या ही बताइए, यूक्लिड के प्रथम अभिवृत्त में देखिएगा, फर्स्ट अभिवृत्त में देखिएगा भाई, प्रथम अभिवृत्त से अगर देखिएगा अभिवृत्त अकॉर्डिंग यूक्लिड के प्रथम अभिवृत्त के अनुसार अकॉर्डिंग देखिए तो ये दोनों आपस में ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है रेखाखंड, मान लीजिए ए बी रेखाखंड, मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू है, ठीक ना, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसी तरह से और क्या है एंड, अगर देखें तो यहाँ पे पी, यहाँ पे देखिए भाई फिर पी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, पी क्यू बराबर हो जाएंगे क्या एक्स वाई का, है ना, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए भाई पी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ए बी और एक्स वाई भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस बात को कहाँ कह रहा है यूक्लिड के प्रथम अभिवृत्त से, समझ रहे बात को ना, यहीं से इसके अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएंगे। बात को समझे। अगर आप ना यूक्लिड का प्रथम अभिवृत्त नहीं सुने हैं या नहीं आपको आप नहीं देखे तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, लेक्चर के माध्यम से आपको शायद मिलेगा, आपको हम समझाए यूक्लिड का प्रथम नियम क्या है, ठीक है भाई। तो आप फाइनली हम लोग का एक नंबर का जो क्वेश्चन था, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जैसे नंबरिंग करके तो 5 नंबर तक मिला भाई हम लोग का, तो 5 नंबर खत्म हो गया, ठीक है ना। ये मतलब एक नंबर के अंदर में जो क्वेश्चंस आए तो 5 स्टेटमेंट हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे, कथन मतलब खत्म हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 5वां नंबर का जो आंसर होगा वही क्या होगा, सत्य होगा। और रीजन क्या है, आप रीजन लिखना चाहते हो यूक्लिड के प्रथम अभिवृत्त से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। चलिए चलते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते भाई, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। प्रत्येक की परिभाषा मतलब आप समझते होंगे, डिफिनेशन दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद मतलब टर्म है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, ठीक है। व्हाट, वे क्या है, और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, यही आपको फाइंड करना मतलब निकालना, हल करना है, ठीक है। देखिए पहला नंबर हम लोग का समांतर रेखा है, दूसरा है लंब रेखा है, तीसरा है रेखाखंड, चौथा वृत्त की त्रिज्या, 5वां वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, समांतर रेखा है, ठीक है भाई। समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे हम लोग, देखिए भाई समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यदि दो रेखाएं यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, लिखेंगे यदि दो रेखाएं कभी भी, लिखेंगे ऐसे कि यदि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या किसी बिंदु पर नहीं मिलती, यदि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो रेखाएं हम मान लीजिएगा L एंड M, क्या भाई L एंड M मान लीजिए, यदि दो रेखाएं L और M कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तब L समानांतर M होगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि समांतर जब होता है, जैसे L समांतर M हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, L समांतर रेखा L M है, तो रेखा L के बीच, रेखा L मान लेते हैं यहाँ पे क्या भाई रेखा हम लोग का, जैसे मान लेते देखिए यहाँ पे L है और यहाँ पे M रेखा है। याद रखिए क्या, रेखा L और M के बीच जो यहाँ पे बीच जो डिस्टेंस होगा
डिस्टेंस होगा ना समान होगा, कहीं भी आप आगे कितना भी आगे बढ़ाइए, मान लेते इधर x सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये मतलब निश्चित दूरी होता है, इन दोनों के बीच जो होता है निश्चित दूरी होता है। क्या भाई, तो लिखेंगे क्या, समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच क्या लिखें भाई, समांतर रेखाओं के बीच बीच निश्चित दूरी होता है। क्या भाई, निश्चित दूरी मतलब फिक्स डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, ठीक ना, निश्चित दूरी होती है। बात को समझे कि नहीं समझे? चलिए हम लोग समांतर रेखा के बारे में सीखे, मतलब समझे बात को, समझे कि नहीं समझे बताइए, अच्छी तरह समझ गए। तो समांतर रेखा किसको बोलेंगे, यदि दो रेखाएं एल और एम माने यहाँ पे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक ना, तब एल समांतर एम होगा। यहाँ पे माना हम लेट के भाई, यहाँ पे लेट के एल और एम यहाँ पे लेट के मतलब माने हैं, ठीक है ना, तब एल समांतर एम होगा। तो एल समांतर जब एम होगा तो क्या होगा ना, इन दोनों का बीच के डिस्टेंस जो होगा, ठीक है ना, क्या होगा भाई, सीमित होगा, समझे, मतलब निश्चित होगा, फिक्स होगा। समांतर रेखाओं के बीच निश्चित दूरी जो होता है, निश्चित दूरी होता है, क्या भाई, निश्चित दूरी होती है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं लंब रेखाएं। यदि दो रेखाएं एल और एम, यदि लंब रेखाएं हम लिख देते हैं पहले, सबसे पहले लंब रेखाएं, यदि दो रेखाएं एल और एम, यदि दो रेखाएं एल और एम एक दूसरे को समकोण पर, क्या लिखेंगे भाई, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है भाई। क्या, यदि दो रेखाएं जो है एल और एम जो है एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री पर, क्या भाई, समकोण का मतलब यहाँ क्या है बताइए, 90 डिग्री, ठीक ना, समकोण मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, तब इसको बोलेंगे, क्या, रेखाएं जो है एल और एम जो होगा, रेखाएं एल जो लंब होगा एम का, रेखाएं एल जो लंब होगा किसका, एम का होगा। कब होगा भाई, जब कितना डिग्री में प्रतिच्छेद करेगा, समकोण मतलब 90 डिग्री पर करेगा प्रतिच्छेद, समझ रहे। जैसे मान लेते क्या, एक रेखा एल है, ठीक है, परस्पर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो एक दूसरे का मतलब परस्पर ही हो गया, ठीक ना, एल और एम, जैसे एल है इधर एम है, ठीक है, ये मान लेते ए एल है ए एम है, ठीक है ना, ए एम है, तो इन दोनों के बीच जो है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच यहाँ पे मान लेते एक बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पी पे ए एम है, ए रेखा एल हुआ, ए रेखा एम हुआ, ठीक है, तो बिंदु पी पे प्रतिच्छेद यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, तब हम लोग बोलेंगे रेखा एल और एम आप ये दोनों आप परस्पर क्या है बताइए, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर है। बात को समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। तो अगर बोले हम अपरिभाषित पद के बारे में बोले भाई, अपरिभाषित पद क्या बोलेंगे भाई, अपरिभाषित पद के बारे में बोले, टर्म के बारे में बोलेंगे, तो इसमें एक क्या है कि प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, इसको हम समझाते हैं। देखिए, प्रतिच्छेद का मतलब होता है मिलना, क्या होता है भाई, किसी बिंदु पर मिलना, क्या बोलेंगे भाई, मिलना, यही होता है प्रतिच्छेद, समझ रहे बात को। आप समकोण आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और एक बात समझना चाहते हैं, जैसे समकोण का मतलब क्या होता है, यहाँ कहाँ पे लिखे बताइए, यहाँ पे देखिए, समकोण का मतलब होता है क्या, एक कोण एक कोण की माप 90 डिग्री हो, इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण। तो आप इसके नीचे लिख दीजिएगा समकोण डैश लिख ऐसे कीजिएगा, एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, आप यहाँ पे लिख दे भाई, जगह नहीं है, अगर नीचे लिखेंगे शायद आपको दिखाई पड़े कि नहीं पड़े, इसलिए आप लिख दीजिएगा इसके नीचे। आप दूसरा नंबर में ऐसे पहला नंबर इसको या ये मान लीजिए, इसको बी नंबर लिखिएगा भाई, बी नंबर में आप लिखिएगा क्या, समकोण लिखकर डैश डालिएगा, इसलिए लिखिएगा एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाई, पहला हम लोग समझे सीखे कि समांतर रेखाएं कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, दूसरा लंब रेखाएं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और समझ रहे बात को ना, कैसे आपको दिखाए, आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। तो चलिए चलते फिर हम लोग रेखाखंड के बारे में सीखते हैं, फिर चौथा वृत्त के बारे में, तब पांचवा फिर वर्ग के बारे में। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है भाई। तीसरा नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, रेखाखंड क्या है, रेखाखंड। तो रेखाखंड को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा, यह एक असीमित, क्या बोलेंगे भाई, यह एक जो है ना, यह एक असीमित, क्या बोलेंगे भाई, यह एक असीमित रेखा का भाग है, क्या भाई, असीमित रेखा का भाग है, क्या भाई, टुकड़ा है, पार्ट है,
समझे कि नहीं समझे, जो एक असीमित रेखा का भाग है। अब यहाँ इसमें बोलेंगे क्या, अपरिभाषित पद बोले तो अपरिभाषित पद बोलेंगे, अपरिभाषित पद बोलेंगे, पद, ठीक है। तो समझ, भाग का मतलब क्या होता है बताइए, भाग का मतलब जो होता है क्या, पूरे से कम, क्या भाई, पूरे से कम क्या होता है। अब यहाँ पे लीजिएगा, यह एक असीमित रेखा का एक भाग होता है, क्या भाई, एक भाग होता है, बढ़िया होगा, एक भाग होता है, ठीक है, परफेक्ट लाइन बैठता है। यह एक असीमित रेखा का एक भाग होता है, ठीक है, पूरे से कम। और दूसरा देखिए तो कम अपरिभाषित पद बोले तो तीसरा में देखिए अंत, क्या है भाई, अंत। यहाँ पे अंत एक्चुअली नहीं है, ठीक है, तो बोलेंगे असीमित। हाँ, असीमित के बारे में बोलेंगे तो असीमित क्या बोलेंगे भाई, जिसका अंत ना हो, क्या भाई, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, ठीक है। और देखिए भाई, अगर हम बोलेंगे इसके बारे में, रेखा के बारे में बोलेंगे, रेखा के बारे में बोलेंगे तो देखिए ध्यान से भाई, रेखा जो है ना, रेखा के बारे में बोले तो रेखा एक अपरिभाषित मान लिया गया है, रेखा अपरिभाषित मान लिया गया है, अपरिभाषित मान लिया गया है, ठीक है। बात को समझिए तो बताइए, रेखा को यहाँ रेखा अपरिभाषित मान लिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, बात को समझिए। तो चलते हैं वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चौथा न है हम लोग का वृत्त, क्या है, वृत्त की त्रिज्या, क्या भाई, वृत्त की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की त्रिज्या देखिए भाई, एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु क्या भाई, अंत बिंदु वृत्त का केंद्र तथा दूसरा एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु वृत्त का केंद्र तथा, ठीक है, वृत्त की परिधि पर हो तथा दूसरा वृत्त की परिधि पर हो। परिधि समझते हैं, पेरीमीटर जिसको परिधि पर हो, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। जैसे मान लेते हैं एक वृत्त भैया, है ना, एक वृत्त मान लेते हैं, और यहाँ से अगर देखें एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु जो है, अंत बिंदु वृत्त का केंद्र, एक अंत बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है ओ, और वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है ना। दूसरा देखिए वृत्त की परिधि पर है, बात को समझ रहे हैं। तो अंत बिंदु यहाँ पे क्या है, केंद्र है भाई, क्या है, केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या है, केंद्र है, ठीक है, केंद्र। और यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे क्या, वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की ये परिधि हुआ, क्या भाई, वृत्त की परिधि हुआ, समझ रहे बात को। तो अगर इसमें बोलेंगे अपरिभाषित टर्म के बारे में बोलेंगे, अपरिभाषित पद के बारे में बोलेंगे इसमें, तो देखिए ध्यान से भाई, अपरिभाषित पद के बारे में बोलेंगे तो रेखाखंड, क्या है, रेखाखंड और बोले दूसरा के बारे में तो बोलेंगे रेखाखंड और केंद्र बोले, फिर रेखाखंड केंद्र बोले और अंत बोले, क्या है, अंत बिंदु बोले। तीसरा के बारे में बोले तो अंत बिंदु, क्या है, अंत बिंदु। तो लास्ट टर्म के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना, लास्ट टर्म, क्या भाई, लास्ट पॉइंट करने पड़ेंगे। देखिए भैया हम लोग पढ़ते हैं वर्ग के बारे में, पांचवा है वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्क्वायर, क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए भाई इसका परिभाषित कैसे करेंगे हम, एक चतुर्भुज। देखिए भाई चतुर्भुज का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक ना, एक चतुर्भुज। अब देखिए भाई इसका लिखिए ऐसे ब्रैकेट में आप लिखते हैं, जिसकी एक भुजा, जिसकी चारों भुजा, क्या लिखेंगे भाई, जिसकी चारों भुजाएं जो है, चारों भुजाएं समान और चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, चारों कोण जो है, चारों कोण आपस में बराबर होते, क्या भाई, बराबर होते हैं। बात को समझे कि नहीं बताइए। तो वर्ग या स्क्वायर किसको बोलेंगे, एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का टाइप होता है, ठीक ना, जिसकी चारों भुजाएं जो होती है समान होती है और चारों कोण भी बराबर होते हैं। जिस तरह से आप एक हम बनाते हैं, देखिए भाई एक वर्ग इसको मान सकते हैं, ठीक ना, क्या मान सकते हैं इसको, या छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, इसको वर्ग बोलेंगे भाई, वर्ग ABCD। वर्ग में क्या होता है ना कि चारों भुजाएं जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और चारों कोण भी आपस में 90 डिग्री का होता है, क्या भाई, 90 डिग्री का होता है, ठीक ना, वर्ग 90 डिग्री का होता है, क्या होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए आप। अच्छी तरह से इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, वर्ग, मतलब स्क्वायर बोलेंगे भाई, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक ना। अगर इसमें बोलेंगे अपरिभाषित पद के बारे में बोलेंगे, अपरिभाषित पद के बारे में बोलेंगे भाई, अपरिभाषित पद के बारे में बोलेंगे, टर्म के बारे में बोलेंगे। ध्यान दीजिए क्या होगा पहला नंबर में, जैसे यहाँ पे एक चतुर्भुज हो जाएगा, क्या भाई, चतुर्भुज हो जाएगा। और दूसरा बोले तो क्या बोलेंगे बताइए,
कोण हो जाएगा, और तीसरा बोलेंगे तो तीसरा बोलेंगे क्या यहाँ पे बराबर, क्या बोलेंगे भाई बराबर। हम लोग का फाइनली भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे तो आप लोग को करवा दिया। तल पर बनी आकृतियों के लिए मान्य है, यूक्लिड की ज्यामिति केवल एक ही तल पर बनी आकृतियों के लिए मान्य है, ठीक है। वर्ग पृष्ठों के लिए मान्य नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। याद रखना चाहते थे याद रख सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ हैं, ठीक है। नॉलेज से ये सब क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, पता नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ये सब बात याद रखिए। क्या फिर हम अगेन रिपीट करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है भाई कि यूक्लिड की ज्यामिति का, ठीक है ना, यूक्लिड की ज्यामिति जो है एक ही तल पर बनी आकृतियों के लिए मान्य होती है, वक्र पृष्ठों के लिए मान्य नहीं होती। तो चले चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोगों को फिर अगेन हम रिपीट करना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए आप लोगों को करवा दिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है भाई, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।